स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप जो है इस वीडियो को देख के इस चैप्टर के हर डिटेल्स को समझ जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होता क्या है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में देखा था, तो हमें पता चला कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो हम लोग इसमें रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। तो जिस तरह से इसी से हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को मैन्युफैक्चरिंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कॉटन इन द बॉल हैज़ लिमिटेड यूज़, मतलब कि एक कॉटन बॉल जो है उसको हम लोग लिमिटेड वे में यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर दे यार्न में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह से हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज पे वैल्यू को ऐड करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। तो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के 3 मेजर इंडस्ट्रीज है। सबसे पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है आपका मेन इंडस्ट्रीज है जो कि इकोनॉमिक बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का बैकबोन हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को कहते हैं, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स ए फुल एयर ऑफ प्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू मोल्डिंग आयरन इन स्टील, स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक टॉयज एंड असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत सारा चीज़ों को इन्वॉल्व करता है अंदर में। ठीक है, प्रोडक्शन रेंज जो है उसका बहुत बड़ा है। आपका छोटा छोटा हैंडीक्राफ्ट से लेकर बहुत ही बड़े, मतलब कंप्यूटर का जो असेंबलिंग होता है, या फिर बहुत सारा जो व्हीकल्स है उसको असेंबल किया जाता है, उन सब चीज़ को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ही कंसिडर करते हैं। मतलब इसका रेंज जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रोसेस हो मैन्युफैक्चरिंग में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर का यूज़ किया जाता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, कोई भी एक फॉर्म ऑफ पावर होता है। मास प्रोडक्शन होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट का, मतलब सेम प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। आपका लेबर सेटिंग जो है स्पेशलाइज होता है। ठीक है, लेबर्स वगैरह होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी डन विद मॉडर्न पावर एंड मशीनरी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को आप मॉडर्न पावर के साथ भी कर सकते हैं, या फिर प्राइमिटिव वे में भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो मॉडर्न टाइम में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्री प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस मेड टू ऑर्डर, रिजल्टिंग इन हाई कॉस्ट। इन कॉन्ट्रास्ट मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी। तो आपका क्या होता है कि जो आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही मास प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको कॉस्ट कम पड़ता है, वो लोग कम दाम में बेच सकते हैं। वहीं पे अगर आप क्राफ्ट मेथड का यूज़ करें, एक एक करके बनाएं, तो इसमें आपको जितना ऑर्डर है उतना बना रहे हैं, तो इसमें आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक अलग वे होता है। ठीक है, मतलब कि अलग वे में लोग प्रोड्यूस करते हैं जो लार्ज स्केल में होता है। मैकेनाइजेशन मतलब मशीन्स का, गैजेट्स का यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि टास्क को जल्दी किया जा सके, बेटर वे में किया जा सके। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट करके वो लोग मशीन्स को इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, और इससे क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट है, मार्केट है, वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो सब एक ही जगह पे नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपका अलग अलग जगह पे है, और आपका जनरली ये देखा गया है कि मेजर कंसंट्रेशन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है फ्लरिश्ड प्लेसेस कवरिंग लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड एरिया। मतलब कि वर्ल्ड के बस 10% एरिया में मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। बाकी आपका जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम एरियाज पे नहीं है। ठीक है, तो कुछ ही प्रोस्परस एरियाज में ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। जो इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, कोई भी इंडस्ट्री, उसको किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहला आपका है मार्केट का एसेस। ठीक है, कि अगर पास में मार्केट है तो वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज रहेगा। रॉ मटेरियल्स अगर है जिसको वो चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चाहिए, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा लोग रहेंगे। उसके बाद आपका लेबर सप्लाई का बात किया जाए, जहाँ पे लेबर है वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएगा। अगर लेबर नहीं है तो इंडस्ट्रीज को बाहर से लेबर लाना पड़ेगा, जो कि और कॉस्टली पड़ जाएगा। और रिसोर्सेज मतलब सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर इलेक्ट्रिसिटी, कोल कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ही कम लाइकली है कि सेटअप किया जाए।
ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का एक्सेस होना चाहिए और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है फेवरेबल होना चाहिए, तभी उस लोकेशन पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाएगा, नहीं तो वो नहीं किया जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि आपका इनपुट और उसके बाद इंडस्ट्री साइज, उसके बाद आउटपुट और ओनरशिप। ये 4 बेसिस है जिस पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइज़ के बेस पे आपका इंडस्ट्री कैसे क्लासीफाई किया जाता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और क्या वॉल्यूम में प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये डिटरमाइन करता है किसी भी इंडस्ट्री के साइज़ को। तो सबसे पहला है जो आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। इसमें लोकल रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है, सिंपल टूल्स यूज़ होता है और प्रोडक्शन जो है वो घरों में किया जाता है, फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं, ठीक है। कॉमन प्रोडक्ट्स आपको फूड स्टफ, फैब्रिक, मैट्स, कंटेनर, ये सब जनरली जो गाँव में देखने को मिलता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो कि स्मॉलेस्ट है। उसके बाद आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री बाय प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब इसमें अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर जो है थोड़ा सा अलग होता है। जैसे छोटे मोटे वर्कशॉप हो गए, होम, मतलब अलग अलग जगह पे ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री में मतलब वो लोग छोटा सा घर में ही प्रोड्यूस करते हैं, बट स्मॉल स्केल में कभी कभी मतलब वो वर्कशॉप वगैरह भी रखते हैं, ठीक है। यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, ये लोग भी लोकल रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स, मतलब इसमें भी मशीन्स ये लोग यूज़ करते हैं बट उतने हाई क्वालिटी का यूज़ नहीं करते, सिंपल मशीन्स का यूज़ करते हैं, सेमी स्किल्ड लेबर्स होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर, तो ये जो चीज़ है इसमें सबसे फ़ायदा क्या है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, कि आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है और लोकल परचेजिंग पावर को ये इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव अप्रोच है, इसमें लेबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो लोगों का इनकम जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपका बड़ा मार्केट होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वर्कर्स स्पेशलाइज होना चाहिए और टेक्नोलॉजी एडवांस होना चाहिए। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि एक एक स्टेप जो है अलग अलग जगह पे किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये हमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल्स, ठीक है, मतलब कि किस चीज़ का यूज़ करके हम लोग चीज़ों को बनाते हैं, इस बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इज, इंडस्ट्री को हम लोग क्या क्या क्लासीफाई करते हैं। आपका सबसे पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फील्ड एंड फार्म इनटू फिनिश प्रोडक्ट, मतलब कि जब एग्रो प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल गुड्स को उस मतलब रॉ मटेरियल्स को फील्ड से लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि रूरल या फिर अर्बन मार्केट में उसको बेचा जा सके, ठीक है। मेजर जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसमें आपका फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, ये सब आपका आ जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें एज ए रॉ मटेरियल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिनरल्स का यूज़ करते हैं। दिस इंडस्ट्रीज यूज़ मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो है मिनरल्स को यूज़ करता है एज ए रॉ मटेरियल, जैसे कि आपका फेरस मेटलिक इंडस्ट्रीज जिसमें आपका आयरन का कंटेंट होता है, जैसे कि आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नॉन फेरस मेटेलिक इंडस्ट्री जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, और नॉन मेटेलिक मिनरल इंडस्ट्री जैसे कि सीमेंट एंड पोट्री इंडस्ट्रीज। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से, तो उसको आप याद रखिएगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आपका रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होता है वो आपका नेचुरल केमिकल मिनरल्स जैसे कि मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, सोल्ट, सल्फर, पोटास इंडस्ट्री, ये सब जो है आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड कोल, वुड एंड कोल से जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से उसको रॉ मटेरियल्स भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इसका एग्जांपल से आपका सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक और अदर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो भी आपको मिलता है वो सब आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है। उसके बाद आपका एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होता है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जो है इसमें आपका रॉ मटेरियल्स जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, जैसे कि लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में जो लेदर है वो एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। वूल एंड टेक्सटाइल के लिए जो ऊल है वो भी आपका एनिमल से मतलब ऑब्टेन किया जाता है, और जो इवोरी ऑब्टेन होता है वो आपका एलिफेंट टस्क से ऑब्टेन होता है। इसके बाद हमारा जो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या फिर प्रोडक्ट, मतलब कि जो भी आउटपुट निकलता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, उसके बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल्स।
ऐसे इंडस्ट्रीज जिसका प्रोडक्ट का यूज़ करके अलग गुड्स बनाया जाता है उसको एज ए रॉ मटेरियल का यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि आपका प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज, इनका मेन मोटिव यही है कि जो अदर इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, सप्लाई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और बीच में कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ होता है प्रोसेसिंग के लिए, उन सब चीज़ों को सप्लाई करना। जैसे कि आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है कि मशीन प्रोवाइड करता है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, और क्लॉथ फॉर कंज्यूमर यूज़, मतलब कि जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज वो आपका बेसिक इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, जो कि आपका नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली, मतलब कि जो कि हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेड्स, बिस्किट, टी, सोप, टॉयलेटरीज, ये सब जो है हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो इसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में ला सकते हैं। फिर जो है हमारा लास्ट इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप जो है वो क्या होता है आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करता है। इंडिया में जो आपका PSU से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है, ठीक है। और आपका जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ओन करता है, जैसे कि आपका अडानी अंबानी हो गया, मैनेज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करता है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होता है कि समटाइम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर एस्टेब्लिश एंड मैनेज इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत बार क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल के इंडस्ट्रीज को रन करते हैं, तो उसको हम लोग जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओनरशिप के बेस पे इंडस्ट्री। उसका जो हमारा है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसको हम लोग हाईटेक इंडस्ट्री भी कहते हैं, इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग का सबसे लेटेस्ट जनरेशन है, ठीक है। इसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर, मतलब जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है वो बहुत ही साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैरेक्टर का होता है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट जो है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मशीन्स और आपका साथ टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सब चीज़ों का यूज़ करके किया जाता है, ठीक है। टेक्नोपोलिस का बात किया जाए तो हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, मतलब ऐसे हाईटेक इंडस्ट्रीज जो बहुत ही ज़्यादा एकदम छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, सेल्फ सस्टेन्ड है और हाईली स्पेशलाइज आर कॉल्ड टेक्नोपोलिस, मतलब कि सेल्फ सस्टेन, कंसंट्रेटेड और हाईली स्पेशलाइज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेक्नोपोलिस कहेंगे। जैसे कि आपका सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के पास में आपका सिलिकॉन वैली है, उसको हम लोग कहते हैं। सिलिकॉन फॉरेस्ट जो है नियर सेटल, ये भी आपका एग्जाम्पल है, टेक्नोपोलिस का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एमर्जिंग टेक्नोपोलिस का बात किया जाए तो कुछ टेक्नोपोलिस आपका इंडिया में भी डेवलप हो रहा है, जैसे कि आपका बेंगलुरु हो गया, तो ये सब जो है टेक्नोपोलिस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाकी आज का जो चैप्टर था हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है, आपको आई होप समझ में आया होगा। आज का जो वीडियो था यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।